हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं सुचि जी से। नमस्ते अंजू जी। राम जी, मैं सोच रही हुई अनुपमा के लिए अम, अच्छा लगा। पर ये बात भी है कि ये दिग्विजय अनुपमा से परेशान नहीं है। अनुपमा की वो जाने में वो देखी, उसको वो बात नहीं है। उसको जया से अपनी बेटी सावी के बहुत याद आती है। जैसे खाने में जैसे बात करती है, सब उसको यादों से भाग रहा है। उसको इतना दर्द देता है कि उसको मरहम लगाने के लिए उसको बात करने में, सुनने में भी उसको नहीं चाहिए। क्या हो जाता है कभी कभी उस उम्र पर, और थोड़ा से भी आप इतना सुनसान, मतलब साइलेंट, आपकी इतनी आदत हो जाती है तो जरा भी ऊंची आवाज़ आए तो आपको चिड़चिड़ हो जाती है। पहले से आप चिड़चिड़ हो, ओके, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा आपको दुख को कैसे हैंडल करें। नहीं है, आता नहीं, इतना आसान नहीं है। आई मीन वी ऑल हैव बीन थ्रू दिस। ये मेरी बहन चली गई थी तो एक एक घंटा कटने में माँ बाप को हालत ख़राब हो जाती है, अगर आपके पास कंपेनियन हो तो। लेकिन आई थिंक क्या हुआ है कि मेरा गैस है कि बच्ची चली गई, उसकी वजह से बीवी भी चली गई। ये भी हो सकता है। अगर ऐसा है वो बहुत गलत बात है, या उस शौक की वजह से वो भी चली गुजर गई। ये ये भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक जब वो कॉन्वर्सेशन आता है वो दाल चीनी दाल में, तो माँ ने तूने इतने अच्छे से कैसे बनाया, तो वो बात क्या है ना, कभी कभी आपके वक्त और हालात, गलत वक्त और गलत जगह, ये भी हुआ है। एंड एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप एक पल में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो आप कभी भी आप शौक में आपको कुछ सूझा नहीं, तो इट इज़ लाइक जैसे ही मौत ही वो डिसाइड कर लेता है कहाँ किसके किसके कारण बनाना है, या उसके कर्म, या उसका इल्ज़ाम नहीं लगाए। और ये खुद ही कि कभी कभी क्या है कि आप इतना पुतरंग हो जाते हैं कि आपके स्पाउस, ये भी स्पाउस है, वो भी तो उसको दिल दुखता है, ऐसे ये नहीं सोचते। ब्लेम गेम शुरू, क्योंकि उनका ब्लेम गेम, उसमें ही आपको दुख कम हो जाता है, इसलिए वो ऐसे सोचते हैं। तो इसलिए वो उसको वो नहीं चाहते अनुपमा देवी, वो उनका बात नहीं, रूल ऐसे सिर्फ नाटक है। उसको सिर्फ असली वजह जया को नहीं रखना है, क्योंकि उसको नहीं बेचना है। तो इसलिए वो दोस्त, उन्होंने, डॉक्टर ने जानबूझकर यहाँ पर सिर्फ इसलिए भेजा कि दिग्विजय को हील करना है, उस दुख को कैसे हैंडल करें, बिकॉज वो पहले से डिप्रेशन में है। सो अन अनबंसी को बहुत अच्छा लगता है। और ये औरत, अभी सेम काम करो, ये पॉल हालत ख़राब कर देता है। ये पॉलत को मरम्मत करना है, उसको सबक सिखाना है। जैसे वो मास्क लगा के वो उसने किया था ना, और इसको ये भी बताना है कि मुझे लगता है वो दिग्विजय मान जाएगा, हाँ तुम जा, कोई बात नहीं, सावी देगा या बंसी को, क्योंकि खाना बना के आती है। तो देखते हैं। और सॉरी, मैं तो भूल ही गई, मोटिबा को अपने हिसाब से वो रूल चेंज कर देती है। बेटा, ये अभी काम ये कर रही है, अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ, हर एक्सटेंड ये सब तो रिश्ता होता है, वक्त लेता है। तुम प्रेम के साथ, उसको क्या है कि प्रेम राही के बीच में प्रेम ना नहीं आना चाहिए, वो ऐसा कर रही है। तो वाकई इतना फिक्र है तो थोड़ा और मदद करती। मुझे लगता है कि अगर उसका ये भी है कि राही बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, इसलिए वो बोल रही है।
मुझे समझ में नहीं आता ये प्रिंसी तो क्यों नहीं परी भी संभाल सकती, जब वो भी काम से पहले आ जा, काम के बाद जल्दी आ जाती, वो संभाल सकते हैं। ये अकेले राही को ही संभालना है क्या, संभालना है क्या प्रियंशी को? मुझे ये समझ में नहीं था, बच्चे पूरा फैमिली कुटुंब संभालता है, थोड़े तो क्यों मोटिपा संभाल सकती है? वैसे भी एक दिन भर खड़ा और फाड़ फाड़ के कहती है, और मुझे बार बार अनिल को नीचा दिखा दी कि पैसा है, सब कुछ है। कोई कुछ लोग अच्छेपन से ये भी कहते हैं, उसको अनुपमा के परछाई दिखते तो इसको पसंद नहीं है। ये बहुत गलत बात है। किस लोग किसी हाथ में टैलेंट होते हैं, किस पर ठीक है, वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। समझती हूँ जो ताने वो ये सब सुनने में उनका मुश्किल होता है, समझती हूँ, पर जिस तरह बापूजी वो उस मामले में ठीक है, तो चलो बापूजी ने श्रेय दिया है तो अच्छी बात है, तो कम से कम ये तो सोचते हैं। लेकिन कभी कभी जिस तरह वहाँ ये करती है ना, उसको बहुत खुद कैसे, इसलिए बात बहुत टाइम उसने दिल भी बहुत दुखा है और धोखा भी दिया है, और उसने उसके की वजह से उसने ज़िंदगी भी बहुत कुछ उसने तबाह किया है। बहुत खुदगर्ज है वो बा, पर आई विश बा को कितना भी सबक ये हुआ है, उसने कर्म का सज़ा मिला है, फिर भी इतना धीर है। और ये तोशु तो महाराज तो बाप रे बाप, पैसा पैसा पैसा, वो कहीं उसका हार्ट अटैक ना आ जाए। अनु उसको बहुत दुख हो दिखेगा, पर अनु उसको सबक सिखाएगी या उसको घर से निकालना चाहिए, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, मुझे तो खैर अच्छा लगा। ये अनुपमा को देख के दिग्विजय सूद आपे से बाहर हो गया और कह रहा है कि इनको अभी के अभी घर से निकालो। और अनुपमा ने खैर माफ़ी वगैरह मांग ली है, और अभी उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई गलती से गलती हुई तो वो उसी टाइम एक पल की भी फिर मोहलत नहीं देंगे। तो और अनुपमा ने अभी हामी भर ली है, और बंकू ने बताया कि जो है ये कैफ़े उनकी दिग्विजय की बेटी सावी के नाम पर है, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसकी मौत का जिम्मेदार ये दिग्विजय खुद को मानते हैं, क्योंकि यह हो सकता है कि अब बाकी जब सारी अब रहस्य की परतें खुलेंगी तब पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ये सारी कहानी सुनकर जो है अनुपमा की आंखों में आंसू आने तो खैर वाजिब थे ही, क्योंकि अनुपमा का दुख भी तो सेम ही है। उसने अभी समर को याद नहीं किया, उसने अभी डिम्पी को याद नहीं किया, उसने क्योंकि वो अभी ये हादसा जो प्रार्थना ने उसको बचाते हुए अपनी जान दी है, वो हादसा भी 6 महीने पुराना ही तो है, कोई बहुत ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है। अनुपमा खुद कह भी रही है कि मेरा और इनका दिग्विजय का दर्द सेम है। जो भी है उसके डायलॉग था वो अच्छा था, क्योंकि इसके दर्द को जो है सिर्फ अनुपमा ही समझ सकती है, या वो समझ सकता है जिसने ये मतलब जो इस दर्द से गुजरा हो। और अनुपमा तो वैसे भी भले इस दर्द से गुजरी हो या ना गुजरी हो, पर वो सबका दुख दर्द समझती ज़रूर है। और ये मोटी बा ने क्या कसम खा ली है कि ये अपने घर में वैसे उसने सांप, एनाकोंडा और कोबरा ये सब पाल तो रखे हैं, और क्या उसने मतलब कि सिर्फ ये अपने बेटे अनिल का ये की बेइज्जती करती रहेगी? सच में। और उसका क्या उसने कुछ भी नहीं करा, कभी ज़िंदगी में कोई काम किया ही नहीं है। आज जब वैसे मीता का कहना था तो बिल्कुल सही कि भाई मेरे पति अनिल भी तो इस कंपनी में काम करते हैं, बराबर के पार्टनर है, तो फिर मैं गाड़ी क्यों नहीं खरीद सकती।
तो क्या कह रहे हैं कि कौन सा वो कभी क्लाइंट लेकर आया, क्यों कोई काम किया, कौन सी डील क्रैक करी। तो अगर मतलब जो डील क्रैक करता है या क्लाइंट लेकर आता है सिर्फ वही पार्टनर होता है, और कोई इसमें डिपार्टमेंट नहीं होते क्या? या वो कोई मतलब वहाँ पे ऑफिस में जाके अपने जहाँ पे ये जाता है वहाँ पे ये हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है, कोई काम ही नहीं करता। और क्या कह रही है कि गौतम इससे ज़्यादा प्रॉफिट करवा इसलिए आज तक इस घर में है। हाँ तो भैया सांप बिच्छू पालोगे तो डसेगा ही। अभी तो उसको डसने की देर है। ये सारी बातें अनिल ने सुननी है, और अनिल को बुरा लगना स्वाभाविक है, बिल्कुल बुरा लगना चाहिए। और उसको मतलब इतना वो नीचे गिरा दिया है कि जो है वो जैसे कुछ करता ही ना हो। सच में कुछ माएँ ऐसी होती हैं, अब एक बेटा अगर सक्सेसफुल है तो दूसरे बेटे को वो बिल्कुल दबा के रखती हैं। सच में। और यही कारण बनते हैं कि जो है भाई-भाई के में दरार पैदा हो जाती है और दुश्मन बन जाते हैं। कहीं इस घर में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जहाँ भाई-भाई में कंपैरिज़न किया जाएगा वहाँ इस तरह के हालात होंगे ही होंगे। इधर शाह हाउस में बा और बापूजी जो है कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं, और इनके 1 करोड़ वो हो गए हैं, फॉलोअर्स हो गए हैं या जो भी है। और वो कह रहे हैं कि अब तो आप बहुत अमीर हो जाएंगे, और इसका श्रेय जो है उन्होंने बापूजी ने अनुपमा को दिया है। फिर आजकल तो जो है डिजिटल हो गया है इतना सब कुछ, और हम जो है घर बैठे इतना कमा भी सकते हैं। उधर तोशु तो अपने जो है वो पागल हो चुका है। खैर पागल कब नहीं था ये, मुझे ये बताओ। और कि जो है ये लोग तो इतने अमीर हो जाएंगे, मैं कब अमीर होऊंगा, और मैं भी कुछ ऐसा। पर ये जो भी काम करेगा होगा तो उल्टा ही, और काम ये उल्टा ही करेगा, ये अभी मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि सीधा काम तो इससे होते नहीं है और ना ही मेहनत होती है। उसको तो शॉर्टकट अपनाना है और वही वो करता रहा है। तो खैर अब ये अनुपमा इधर इसमें रसोई में है और ये खाना बना रही है। सारी रसोई की उसने काया पलट दी है। पंकु ये देख के बहुत खुश है, और उसने जो दाल वो बनाई थी, कह रहे वह सालों से एक ही तरह का नाश्ता खाना खा रहे हैं और डिनर भी सेम ही है। और पता चला कि कोई आने वाला है। अभी ये नहीं पता कि वो डॉक्टर ही आने वाले हैं। और उसने खैर जब देखा तो दाल ख़राब हो गई है। मैं कह रही थी ना कुछ तो होगा कि जिसकी वजह से ये इसके हाथ का खाना खाएगा। और दालचीनी का तो उसको तो पता चल ही गया। और उसने कहा कि दाल अच्छी बनी है। और जब उसने कहा है कि ये मेरे को तो सर मेरे को वो बोल देंगे कर देंगे, तो कहा कहते हैं कि मैं गलती से ना दालचीनी पड़ गई है। और वो भी डॉक्टर जो आए वो भी बहुत खुश हैं। और ये किसी के यहाँ काम के लिए गई है, तो उसने कहा कि हम यहाँ पर 10 दिन के लिए हैं, और ये है और हमें लंच ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सब चाहिए। तो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं अब वो सोच रहे हैं शायद कल से आएगी। और उसने कहा अभी डिनर बना दो। और वो जो है शायद उसके रूल्स में ये भी होगा कि ये देर से नहीं आ सकती। अब आगे देखते हैं ये कैसे मैनेज करती है, क्या करती है, कैसे क्या करती है, मुझे नहीं, अब ये देखना दिलचस्प होगा। और जो प्रीक्या दिखाया है उसमें जो गाना बज रहा है तुमको देखा तो ख्याल आया, वो तो खैर है ही माइंड ब्लोइंग। और अब देखते हैं, अब ये शायद इसको यहाँ से ये आइडिया आया कि बीच पे अपना स्टॉल लगा, और ये पॉल फिर इसको कुछ ना कुछ परेशान कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये क्या करती है। मुझे लग रहा है कि ये कहीं फिर से धुलाई वुमन ना बन जाए। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स में ख्याति। अरे वाह, बा और बापूजी कमाई कर रहे हैं अपना चैनल बनाकर, और ये निकम्मा तो कुछ नहीं करता, सिर्फ जलता रहता है सबसे और खुद को कोसता रहता है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करते तो आज तुम्हारा भी नाम होता, बट नहीं, तुम्हें तो सिर्फ बेईमानी, चोरी, फ्रॉड और न जाने क्या क्या किया है। तो गलत कर्मों का फल हमेशा गलत ही होता है। और बंकू ने कहा कि सर को लगता है कि उनकी बेटी उनकी वजह से मारी है, और वो हर दिन इस कमरे में जाते हैं और पूरी साफ सफाई करते हैं। बाकी किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, मुझे भी नहीं है।
तो ये तो कैफ़े, हाँ वो कैफ़े ही था, लेकिन आपको लगा होगा कि जया अंदर होगी इसलिए आप गई ना, तो हाँ, इसलिए उसने पानी दिया और अनु को शांत भी किया। सच में बंकू बहुत अच्छा है। तो बंकू, अनु ने भी अपना जवान बेटा और बहू को खोया है, फिर पोता बहू उसको बचाते हुए मर गई, तो उसका भी गिल्ट अनु को है। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है वो अनु अच्छे से जानती है, इसीलिए वो दिग्विजय जी का दर्द अच्छे से जानती है। ये सभी कैफे फिर से शुरू होगा। हाथ तो दिग्विजय जी को पता नहीं चला कि ये दाल अनु ने बनाई है, या फिर चला है तो भी वो अनजान बने हैं, बट उन्होंने ये ज़रूर बताया कि दाल में दालचीनी डाली है। बंकू ने ये भी बताया कि सर को किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आता है, खा लेते हैं और बाद में बीमार पड़ जाते हैं। सालों से एक ही खाना खाते आए हैं। ये भी कहा कि लोग जीने के लिए खाते हैं और सांप जी जीने भर का खाते हैं। आज तो डॉक्टर साहब आए हैं खाने पर, उन्होंने जया से प्यार से बात की और हमारी जया ने क्यूटली कहा कि आप यहाँ जोर से बोल सकते हैं। हमें तो आगे बोले उससे पहले ही अनु ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बाहर चली गई। जहाँ उसे 10 दिन के लिए खाना पकाने जाना है वहाँ चली जाती है जया को लेकर। उसने भी उसे आज ही खाना बनाने के लिए कहा। और यहाँ का रूल ये भी है कि रात का टाइम फिक्स है, उस टाइम तक घर पर वापस आना पड़ता है, वरना घर के बाहर रहो। अब अनु क्या करेगी? मीता कार देख रही है, उसे वो कार लेनी है, बट बा ने मना कर दिया। तब मीता ने कहा कि मेरे पति भी कंपनी में काम करते हैं। तब कहा कि तुम्हारा पति क्या काम करता है? कोई क्लाइंट लेकर आया? आज तक कोई उसने बड़ा अचीवमेंट किया है? मेरा बेटा वहां बैठकर सिर्फ रात दिन बिजनेस कर रहा है, तो आपने अपने बेटे को आग में झोंक दिया है। अपने बेटे का दर्द समझने के बजाय उसका दर्द कम करने के बजाय उसे वहां जाने दिया। खुद को अपने बेटे की परवाह नहीं थी, जो ख्याति को 2 बातें सुना रही हो। और वसुंधरा राही की मर्जी कि वो कहाँ काम करेगी। तुम्हारी माही कहाँ मर गई? गौतम माही ने क्या दिखावा करने के लिए माँ बनी है क्या? माँ के फर्ज भी निभाए। ये बात तो सही है कि बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पेड़ लगते ही फल नहीं लगते। किसी भी व्यापार को टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेहनत का फल मिलता है। आज भी वसुंधरा प्रेम के खिलाफ कुछ नहीं सुन पाती, बट अपने खुद के बेटे की बेइज्जती बहुत अच्छे से करती है। सच में अनिल तुम्हारा ही बेटा है ना, फिर इतना भेदभाव क्यों? एक बार भी ये सोचा कि अनिल के दिल पर क्या गुजर रही है? वसुंधरा, बिना मेहनत के ही तुम्हारी कंपनी चल रही है? हद है यार, कैसी माँ है ये, जब देखो तब गौतम गौतम करती रहती है। 2 लीप हो गए, लेकिन बेचारे अनिल भाई के साथ बर्ताव वैसा का वैसा ही रहा। जब यीशु ने कहा कि आपके फॉलोवर्स 10 मिलियन बन गए हैं, तब लीला ने कहा 10 मिलियन से क्या होगा, 1 करोड़ चाहिए। तब यीशु ने कहा कि 10 मिलियन यानी 1 करोड़ ही होता है। यीशु अच्छा, खुद भी बिजनेस कर रही और बापू जी को भी मदद कर रही है। दिग्विजय को दाल खाकर अपनी बेटी की याद आ गई। दाल सा हाउस में सभी काम कर रहे हैं और मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। ये आइडिया अनु का ही था। सही कहा अनु ने कि मन से जवान रहे तो तन भी साथ देता है, और उनके पॉडकास्ट का नाम है बापूजी अने वार्ता नो वनरो। तो ये हिम्मत अनु की दी हुई है। वेरी नाइस। दिग्विजय को अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी कि दाल यमी है ना डिगी? यमी नहीं, सुपर यमी है। तुमने अपनी माँ की बोरिंग दाल को इतना टेस्टी कैसे बना दिया? जादू की छड़ी से, दालचीनी से। दिग्विजय जी, ये दाल अनु ने बनाई है। एक बच्चे का हंसना बोलना तुझे शोर कब से लगने लगा यार? अकेले अकेले जिया नहीं जाता यार, मरा जाता है। दिग्विजय, तू सावी की याद को जिंदा रखना चाहता है। जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ती है। सभी को याद
कि यादों को, सभी के कैफे को सांस लेने के लिए खुला छोड़ यार। डॉक्टर साहब ने जानबूझकर अनु और जया को यहाँ भेजा है ताकि दिग्विजय अपनी बेटी के गम से बाहर आ सके। दिग्विजय जी, आज आपको ये शोर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसी शोर के लिए आप भी एक दिन तड़पेंगे। ये थोड़ा ट्रैक मुझे मिस्टर इंडिया की याद दिला गया। जब श्रीदेवी अनिल कपूर के घर रहने आती है और शोर से वो परेशान होती है, जब बच्चे 2 दिन से भूखे होते हैं तो वो चुपचाप रहते हैं, तब श्रीदेवी कैलेंडर से पूछती है कि बच्चे चुप क्यों, तब वो कहता है कि बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। तब उसे भी दर्द होता है और वो खाना ले आती है। तो यहाँ भी जया को कुछ होगा, या तो बीमार होगी या एक्सीडेंट होगा, तो जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तभी दिग्विजय का दिल पिघलेगा और वो जया में अपनी सभी को देखेगा। एक बात कहूंगी कि शाह हाउस में शांति और पैसों की बारिश हो रही और कोठारी हाउस में सिर्फ कलेश ही कलेश हो रहे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा की वजह से। उसे क्या लगता है कि अब वो परिवार को खर्चे में कटौती करना सिखा रही है। आज तो अनिल भाई ने भी सुन लिया, उन्हें बहुत बुरा लगा। सच में वो सीन देखकर मुझे भी बुरा लगा। सच में पराग और अनिल तुम्हारे खुद के ही बच्चे हैं या अनिल को कहीं से उठा कर लाई थी? वसुंधरा कोठारी। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल, आपने बहुत ही डीप बात कही है सुची जी, जो आपने दिग्विजय के बारे में कही है कि एक ऐसा टाइम होता है जब आपको ऐसी ही अवस्था में रहने की आदत सी पड़ जाती है। उस आदत को छोड़ना, उसको बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसे कि दिग्विजय को अकेले रहने की आदत पड़ गई है, अपने दुखों के साथ जीने की आदत पड़ गई है, तो इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा, और आई कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना। सो थैंक यू सो मच। और सुजाता जी, आपकी बात भी सही है कि अनुपमा को अगर ये दर्द ना भी होता, जैसे प्रार्थना की मौत का दर्द, तो भी अनुपमा दिग्विजय का दर्द समझती है, क्योंकि वो सबका दर्द फील करती है। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, आपकी बात भी सही है कि सही आपने जो गिनाया है तोशु के वो 3 काम। एक तो दूसरों को कोसना मुझे अच्छा लगा ये वाला कमेंट, शुरू में आपने कह दिया, और कुछ ना करना। पहला दूसरों को कोसना, फिर कुछ ना करना, और फिर मुंगेरी लाल के सपने देखने। वाकई यही काम है उसका। बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं ये रिश्ता की तरफ। जी, मैं सोच रहा ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। ओ माय गॉड, वैम से भी बदतन दिख रही है विद्या। और आपने सही कहा, जिस तरह विद्या आती है, योग जिस तरह मतलब अबिरा आती है, वो बात करते हैं, उसको कितने अच्छे से बात करती है। दिल में बनाना है, सबको मन में, तो क्योंकि वो फरकती है तो वाकई ये है, ये बड़ी बहू है, इसलिए ये उसको यही करना है। तो वो लड़की बहुत अच्छी है, वो थैंक यू कहते हैं अबीरा को। तो ये किया होगा आर्यन अपनी भाभी के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये वजह है वो उन्होंने ये करने के लिए। विद्या के दिल में, कृष के मन में, मेहर को तो कुछ, मुझे मेहर तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगी अभिमान को। तो ये सब होगा, बवाल होगा, और शादी में ही मुझे टर्निंग पॉइंट होगा, जो भी चूज आने के लिए आगे पर नुकसान करेगी। लेकिन ये भी है कि वाकई वो पति पत्नी में जाएं, क्योंकि ये क्या होगा, उसको अबीरा को कैसे भी भगाना है उसे। सिर्फ मायरा एक बहाना है, क्या 2-4 उसको गुस्सा करेगी, क्या करेगी, कुछ भी हो, तुम मत आओ। पर ये लोग प्लानिंग कर चुके हैं आने के लिए। ये सुने मायरा, चांस ही नहीं है। तब पता चलेगा, तब वानी को भी अपने अतीत आ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का। जिस तरीके से आर्यन की होने वाली पत्नी दादी सा के पैर छू रही थी और उसके सर पे पल्लू नहीं था, और बुआ जी का डांटना, जिस तरीके से उन्होंने देखा, उसने सर पर अच्छे से पल्लू लिया और दादी के पैर भी छुए, और सभी बड़ों के भी पैर छुए उसने। जब इतनी स्ट्रिक्ट बुआ है तो ये मीनू चाची को इस तरीके से हरकत करने की क्या जरूरत थी?
दिख ही रहा है तुम्हारे संस्कार, जिस तरीके से तुम ये कपड़े पहन के घूम रही हो। तो अब चाची सा ने मनोज चाचू का कोट पहना, क्या फायदा हुआ? खुद की बेइज्जती करवा ली ना बुआ के हाथों से। और ये सबक मिलना जरूरी था मीनू चाची को, मुझे पता नहीं क्यों। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा बुआ का मीनू चाची को ताना देना। और तुम अपने संस्कार कहाँ भूल गई हो? इतनी मॉडर्न कब से बन गए मीनू चाची आप? आज हमने देखा कि बुआ के सामने जो लड़की की माँ है वो बैठ तक नहीं रही थी, चुपचाप खड़ी थी। और मीनू चाची सिर्फ शो ऑफ कर रही थी अभी भी। और जिस तरीके से पंडित जी ने 7 दिन का मुहूर्त निकाला, मीनू चाची की तो हवाइया ही उड़ गई चेहरे से। क्यों, क्या हुआ मीनू चाची? इतनी तो सुंदर लड़की है और तुम्हारी बहू है। और जिस तरीके से तब मीनू चाची ने जो रिएक्ट किया, तब भी बुआ के ताने मारने और जिस तरीके से वो बोली ना, सच में मीनू चाची को शर्म आनी चाहिए। अपने बेटे का रिश्ता पक्का करने जा रही है और ढंग से साड़ी ही पहन लेती। हर रोज तो साड़ी पहन के घूमती हो, आज तुम्हें क्या हो गया था? और आज जिस तरीके से बार बार हमें नहीं दिखाया, लेकिन जिस तरीके से अरमान का अबीरा को कहना कि हर बार आर्यन और आर्यन की होने वाली बीवी दोनों ने ही मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हें लेकर आऊं, लेकिन वो नहीं मान रही थी। जब इन लोगों के लिए नाश्ता भी आया तब भी बुआ ने टोका। अरे इंडियन की तरह नाश्ता दो ना, जिस तरीके से तुम लोग खाते हो। और चलो, चिकन जी सबको पसंद आई। और उसने सबको ये लगा कि जब तानिया थी वो शायद कि बुआ ने, मीनू चाची ने तो, हाँ मामी ने तो ये, उन्होंने तो ये कहा था कि कॉफी लेकर आओ, फिर ये शिकंजी कैसे आ गई? अरमान था वो। तब उसका ध्यान अबीरा पर गया। और कितनी नालायक है ये विद्या, वो शिकंजी पी रही थी तो उसको पीने तक नहीं दी। ये क्या बदतमीजी है विद्या की। अबीरा ने नहीं बनाई ना, वो तुम्हारे घर के सर्वेंट नहीं बना कर दी है। और जब गर्मी है, धूप में वो लोग आए हैं, तो कोई भी इंसान ठंडा ही उसे सर्व करेगा, या तो शिकंजी, नींबू पानी, या फिर कोई भी रसना, कुछ भी देंगे। धूप के गर्मी के मौसम में कोई कॉफी कैसे देगा? गर्मी में गर्म ही दे रही है। और बुआ साको तो नाश्ता भी घास फूस ही लगा, कर ले अपनी बेइज्जती। लेकिन आज सच में अबीरा बहुत ही प्रेटी लग रही थी। जिस तरीके से बुआ ने कहा कि तेरी बिन्नी कहाँ है, आर्यन ने तो बताया था कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों साथ में ही रहते हो, यानी दोनों काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तब बहाने बना रहे थे। कोई कह रहा था कि आर्यन ने कहा आउट ऑफ टाउन गई हुई है तो घर पर नहीं है, लेकिन अरमान का कहना था कि नहीं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। और वो सच बताने जा रहा था उससे पहले ही। और किसी ने भी टोक दिया, मोहन चाचू थे, कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो ऊपर सोई हुई है। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारी पत्नी नहीं आती तब तक ये शादी पक्की नहीं होगी, और पंडित जी मुहूर्त भी नहीं निकालेंगे। आखिर में थक हार कर अरमान को जाना ही पड़ा, और अबीरा सिर्फ और सिर्फ आर्यन और उसकी होने वाली पत्नी के लिए कर रही है। और जिस तरीके से 7 दिन बाद का जो मुहूर्त निकला, तब तो मीनू चाची और बाकी सबके चेहरे पीले पड़ गए।
लेकिन अब 7 दिन के पास 7 दिन में शादी भी होगी और तैयारी भी करनी पड़ेगी, और अबीरा को पत्नी का नाटक भी करना पड़ेगा। और सब लोग मिठाई भी जब खाते हैं, तब अरमान ने तो अबीरा को खिलाया, लेकिन जब अबीरा की बारी आई अरमान को खिलाने, तब विद्या उसे वहां से लेकर चली गई। ये विद्या में दिमाग या कॉमन सेंस है या नहीं, जब वो जानती है कि वहां पे बुआ साहब बैठी है और उनका वो पुराने विचारों वाली है, तो उनके सामने इस तरीके से अरमान को लेकर गई, क्या उन्हें शक नहीं होगा? क्योंकि उनकी पूरी नजर अबीरा और अरमान पर ही थी। साफ साफ दिख रहा था। रिश्ता पक्का मत करो बुआ जी, इस घर के लोगों ने बदतमीजी में पीएचडी की है, और ये आर्यन तो पूरा छोटा कायरव का मिनी वर्जन है। और विद्या ने एक बात सही कही कि 7 दिन में शादी है तो का मायरा भी आएगी और अभीरा भी यहाँ है, तो तुम उसे क्या कहोगे? तब वो फोन करके जो प्रीकेप में दिखाया कि आप शादी में नहीं आएंगे, लेकिन तुम भी जानते हो कि आखिर है तो वो अभीरा की बेटी, और जिद में भी अपनी माँ पर ही गई है, ये भूल गए हो क्या? तो उसने आने का प्लान तो बना लिया, साथ में वो मुक्ति को भी लेकर आएगी। अब इस शादी में फटाके धमाके बम सब फूटेंगे, मजा आएगा। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट कहा सोची जी आपने कि अब विद्या बर्दाश्त होती नहीं है। एक्चुअली वैम्प से भी ज्यादा बदतर हो गई है। वैम्प का कम से कम ये तो पता होता है कि ये वैम्प है, ये यही करेगी, मगर विद्या माँ कहती है अपने आप को, और करती क्या है? वैम्प से भी घटिया हरकतें। अब दादी बन के अपनी ही पोती की माँ की वाट लगा रही है, यानी कि अभीरा की। बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी। ख्याति जी आपने भी सही कहा है कि खुद की बेइज्जती करवा के मीनू चाची को क्या मिल रहा है। बिल्कुल करेक्ट कहा, उसको क्या फायदा हुआ। मगर यहाँ पे मीनू चाची शो ऑफ कर रही है। अब वो पता नहीं कौन से दिमाग से सोचती है। उसने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे अपनी बेइज्जती नहीं करवा रही है सिर्फ वो पोदार परिवार की बेइज्जती करवा रही है। पोदार परिवार की ये वाली बहू ऐसी है तो कैसा सोचेंगे सामने वाले। एक्चुअली उसकी खुद की नहीं, बाकियों की बेइज्जती हो रही है। वहां पे बैठी कावेरी पोदार की बेइज्जती हो रही है। तो बिल्कुल आपके कमेंट को मैंने आगे बढ़ाया है, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं हम भी क्योंकि की तरफ। नमस्ते अंजनम जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि 7 सीजन 2 के लिए क्या फिरानी परवाने सारे मर्द बेवकूफ़ हैं? ऑफकोर्स बात अब तो ठीक है, करण, फिर उसके बाद मिहिर, उसके बाद गौतम और ये ऋतिक, दिमाग है ही नहीं। बट वैसे भी उनको ये भी पता नहीं था वो गौतम आने वाला है। तो जब आएगा मिहिर, जब खुद से आए, ये भी तो सोच ले, तो बता दे कि क्यों ये कम्युनिकेशन, मतलब बात करना ज़रूरी है। अगर बाई चांस मिहिर मतलब करण बैठ गया तो क्या करण, उनको पता नहीं था करण था गौतम आने वाला है, और वो ज़रूर आएगा कह लिए। उससे पहले पुरोहित ने बता दिया, क्योंकि बड़े बेटा चाहिए ऐसे कुछ। करके सबसे बड़ा देखो सीरीज 7, कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत टच्ची रहते हैं, उनको पहले कुछ नहीं मिला, हर बार इस दूसरों को मिला। उनका क्या है कि कुछ लोग उनका नसीब में घर से बाहर रहना है, ये है। और कुछ लोग अपनी माँ के जो उनके अपने करतूत की वजह से उनको ठीक करना पड़ा, उनको कमाना पड़ा। लेकिन ये भी है, गौतम कभी भी तुलसी का कदर नहीं किया है, तो किस्मत उसके भी लात मारेगी ना। ये भी है, दामिनी वो नहीं मिलता। दामिनी ऐसी नहीं थी, वो बच्चे ट्विंस होने के बाद एक बच्चा साहिल को दिया था, तो एक ठीक नहीं थी, थोड़ा सा रिटायर्ड से। बहुत के पिछला सीजन बहुत बड़ा सीजन, 3 साल गया थे, एंड उसके बाद कैसे एंड हुआ पता नहीं था। फिर बाद में समहाउ मैं मैनेज्ड टू सी इट, कि कई साल चले थे, एंड बहुत बड़ा कहानी वहाँ पर।
तब बीच बीच में ठीक होता था, बीच में उसके बाद अक्ल आ गया, फिर से ये ठीक नहीं हुआ। दुखड़ा वो खुद नहीं रोता, कभी भी अपने बेटे के फर्ज निभाए। अभी उसने एक मिलाने की सोची कि कुछ भी वो सच्चाई थी कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो ये हुआ था। तो समझ में गया है कि जब उसकी दादी एक्सीडेंट उसके लॉयर की वजह से हुआ, और पता नहीं था कि उसे जानबूझ कर मारा, ये बड़ा केस हुआ और घर से निकाल दिया। फिर बा ने उसको समझाया, क्यों नहीं, उसने दोस्त को भी नहीं समझाया। इट वॉज बहुत बड़ी कहानी थी। और जिस तरह लेके गए एकता कपूर जी ने, काबिल तारीफ थी, बहुत अच्छा से लेके गए थे। इस बार भी अच्छे लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर देखो, आपको साइकोलॉजी समझना पड़ता है। कोई कोई जो हर बार गुस्सा रहता है, वजह ढूंढता रहता है, कुछ भी करता है, तो पूछ लेता ना, बता देती। इतना भी उसको ये तुम ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए, ये इतने में उसके इतना है, ये है कि आपको ये ब्लू क्वेरी है, तूने क्या क्या नहीं कहा तुलसी को। और ऋतिका बांडा फोड़ने वाला गधया है एकदम, क्या करूं इसके साथ। और ये बेचारी बात करने की हिम्मत नहीं रही। वक्त देना पड़ता है पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चे को। ऐसे नहीं कि सिर्फ बच्चे हैं और सिर्फ पति पत्नी, ऐसा नहीं है। आपको कुछ तो बैलेंस करना पड़ता है। एंड जिस तरह संस्कार ये सब रोमांटिक ये सब हो, ये अभी भी नहीं बता रहा मुन्नी को। मैं इसको क्या ही करूं, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखो, नहीं तो लेके जाती मुन्नी को, आमने सामने ये बात करती। सीरियसली अभी देखते हैं कैसा वो समय को बचाते हैं, कैसे वो खुद से आती तो संभालती है, बात करती है। लेकिन कुछ तो जोल है, ये करण ने कुछ तो किया है। आई डोंट थिंक कोई एफआईआर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता करण ने ऐसा कुछ करेगा। आई मीन मुझे हाँ, गलत फहमी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा हो सकता है। और शायद मंथन की माँ वो टच में रहता है, उसको पसंद नहीं है, या गलत फहमी भी हो सकता है। पर बिना पूरी बात क्यों करण पर अविश्वास करे। अभी देखते हैं कैसे तुलसी ये हल निकल पाती है, पर ज़रूर उनको मिलेगा काम करण नंदिनी, और शादी पर काम करेंगे, पता चलेगा। एक दूसरे के बात करना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए समझने के लिए, सुनना ज़रूरी है। ये कभी कभी बात भी वो गलत समझाते हैं, अलग समझाते हैं। जैसे कभी कभी मेरे साथ भी होता है, कैन अंडरस्टैंड। बिना सोचे समझे, बिना दिमाग इस्तेमाल करके कहाँ से क्या कॉन्वर्सेशन चला जाता है, आपको पता नहीं चलता। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा, ठीक था। मेरे हाथ पे मेहंदी लगवा रहा है और हाथ पे अपने हाथ पे तुलसी का नाम लिखवा रहा है, और तुलसी इन सब बातों से चिढ़ रही है। वो कह रही है कि शादी उसकी है, ऋतिक की है, तुम क्यों नाम लिखवा। कह रहे मैं, तुम तो दूल्हे के बाप को, सही बोला तो सही है। अरे दूल्हे का बाप कब शादी में हाथ मेहंदी लगवाता है। मेहर को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से तुलसी शायद ना पिघले, कुछ ऐसा कि जो है इसको माफ़ी, क्योंकि तुलसी के दिल में ये सब बातें बहुत बुरी तरह से चुभी हैं कि जिस तरह से उसने, जब नोएना उसकी ज़िंदगी में थी, तो नोएना से कंपैरिजन करना, उसको बात बात में झिड़कना, उसको ताने देना, उस पर गुस्सा करना, क्योंकि कोई भी औरत नहीं भूलेगी इस तरह का व्यवहार। और तुलसी तो वैसे भी बहुत खुददार है, तो इन सब चीज़ों को वो कैसे भूल जाए। एक बार को वो शायद कुछ भूल जाती, लेकिन इन सब बातों को कोई नहीं भूलता। खैर, अब ये समय मेहंदी वेहंदी लगवा रहे हैं, और ये परी उसको, गरिमा को ढूंढ रही है।
तो पता चला कि वो तो उसको अजय खाना खिला रहा है। और उसको अब ये शोभा को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि इसके परी के मन में अजय के लिए फीलिंग्स हैं। और ये बात तो खैर तुलसी पहले से जानती है कि अजय परी को पसंद करता है। और समायरा परेशान है, रो रही है। और वहाँ पे वो नंदिनी ने आके उसको कहा है कि तुम कुछ खा लो। तुमने कह रहा है कि तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। कह रहे जिस तरह से, क्योंकि वो भी अब उसमें कड़वाहट है, क्योंकि वो हर वक्त अपने माँ बाप को लड़ते देखती है, झगड़ते देखती है, तो कैसे उसके मन में कोई मिठास रहेगी। तो जब वो थोड़ा चिड़चिड़ा के बोल रही है, तो कह रहा है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और उधर वो भी कह रहा है कि करण भी कह रहा है कि जो है तुम्हें अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। कह रहा है कि मुझे सब पता है और आप लोग आखिर में अलग ही हो जाओगे। तो क्या गलत कहा समायरा ने कि भाई करण और नंदिनी अलग हो तो रहे ही हैं। भले ही अभी ये समायरा ने ये हवा में दिल छोड़ा, पर है तो सच्ची। और ये ऋतिक ने ये सारी बातें, इन तीनों की बातें सुन ली है। तो उसने कहा कि इन लोगों को मैं साथ लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन लोगों को एक साथ पूजा में बिठाया जाए। और इसने ये बात मिहिर से कही है। और इधर तुलसी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है। तो मिहिर ने उससे पूछा है कि तुम क्या देख रही हो। तो उसने कहा कि मैंने गौतम को बुलाया था और कह रहा है वो गौतम तुम्हारी तरह ज़िद्दी है, वो नहीं आएगा। लेकिन तब तक गौतम आ गया है। और करण और गौतम ने एक दूसरे को देख कर वो जो फ्लैशबैक्स दिखाए हैं इनके, तो पता चला है कि दोनों एक दूसरे को के जैसे कट्टर दुश्मन होते हैं ना, वैसे हैं। दोनों एक दूसरे को फूटी आँख नहीं देख सकते। और वैसे भी जो है माँ बाप की लड़ाई में बच्चे तो पिसते ही हैं। और इन्होंने दोनों ने अपने तीनों बच्चों में से किसी के बारे में नहीं सोचा कि अब यहाँ पे पार्थ भी है, समायरा है, और जो तीसरा बेटा, मतलब तीसरा बच्चा जो शायद उसका नाम रौनक है कि क्या है, जो भी है, तो वो अभी यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। तो जो है माँ बाप के झगड़े का इन सब पे क्या असर पड़ेगा, या ये लोग अलग हो जाते हैं तो इन पर क्या असर पड़ेगा। क्या करण नंदिनी ने इन सब बातों को सोचा है। तो समायरा तो वैसे ही वो जब कह रही है कि मैं काउंसलिंग लेती हूँ, तो यह सब बातें ऋतिक ने जो है अपने घर में ना तो तुलसी को बताई, ना मिहिर को बताई। तो कम से कम किसी को, बड़े को तो बताते। तू तो खुद अभी बच्चा सा तो दिखता है, तेरे में कहाँ इतनी वो है मैच्योरिटी। जो ये दो बड़े हैं, इनमें से किसी को तो बताता। चलो अपने माँ बाप को नहीं, इवन शोभा को बता देता कि भाई समायरा इन सब चीज़ों से गुजर रही है, तो कुछ देख तो लो, कुछ कर तो लो। पर हर चीज़ को यहाँ छुपाने में सब, पता नहीं सबको क्या मज़ा आता है, मेरे को समझ में नहीं आता। और जब ये हवन हो रहा है, तो वहाँ गौतम को लगा कि शायद इस हवन में मैं ही बैठूंगा। और वो अपने जूते अभी उतारने ही जा रहा था, तो देखा कि करण और नंदिनी वहाँ पर बैठे हुए हैं हवन में। और वो कह रहा है कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि आपने फिर मेरी जगह किसी और को दे दी। अब ये बातें जो है तुलसी को नहीं पता थी। मिहिर को बुला के पूछा है, कर कम से कम मुझसे बात कर लेते, ये कर लेते। कर मुझे क्या पता कि ये गौतम आने वाला है। कर तुम भी, अब वो दोनों एक दूसरे को बात कर रहे हैं। कह रहे कि तुमने पूछा क्यों नहीं। अब वो उस बेचारे को पता ही नहीं है कि करण वो गौतम आएगा नहीं आएगा, या इसने गौतम को बुलाया है, क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन आज दोनों के जो है ना, ये ऋतिक और अंगद के रोमांस में जो शोभा ने खलल पैदा किया था, एक के तो उस पर करा और दूसरे का तो कहानी खींच डाल रहे। बाकी अभी, और ये सारी बातें ऋतिक क्यों छुपा रहा है कि उसने मिताली से क्या बात की, क्या कहा, क्या बात हुई, क्यों नहीं बताता। क्योंकि अगर जिस दिन मिताली ने आकर ये सब बातें मुन्नी को सुना दी, तो मुन्नी के दिल पर क्या बीतेगी। बस जो है ना, तो फिर खिचड़ी कैसे पकेगी। अभी तो सब बातें, सब एक दूसरे की सब बातें छुपा रहे हैं,
और जब सब एटम बम की तरह जब फटेंगी फूलेंगी तो एटम बम तो फटेगा ही ना, बम तो फटेगा ही फिर। रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए मैं बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स में ख्याति। क्योंकि का एपिसोड देखा, सच में ऋतिक देख रहा है समायरा को, लेकिन इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो बच्ची प्रॉब्लम में है। वो उसके पास आना चाहता है लेकिन फिर फोन आ जाता है तो चला जाता है। और आज तो सच कहूं तो मुझे अंगद और वृंदा का सीन बिल्कुल अच्छा नहीं किए लगा। मैंने पूरा स्किप किया। इसे सिर्फ रोमांस दिखता है। बच्चे को संस्कार देना, बच्चे को बोर्डिंग ना भेजकर यहीं पर रहकर उसे सही बातें सिखाना, वो छोड़ देता है। लेकिन बस बीवी के साथ दिन रात रोमांस करवा लो इस आदमी से, और कुछ नहीं दिखता। और यहाँ पे ऋतिक, ये ऋतिक ना सच में ही लूजर है। आज भी उसके पास 2 बार चांस था, लेकिन फिर भी उसने मुन्नी को कुछ नहीं बताया। तुम्हें मिताली ने सही नाम दिया है, लूजर। तुमने जो हरकत तुम उसके पास करके आए हो, जो कुछ बोल के आए हो, तुम समझ में भी आता है कि तुम क्या कर कर आए हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बात बताना जरूरी नहीं समझ रहा है मुन्नी को। और एक बात ठीक है, तुमने सही कही कि इस घर ने कभी तुम्हें नौकरानी नहीं समझा, बेटी की तरह माना है, और ये बात सच है। लेकिन इतनी बड़ी बात जो मिताली के साथ तुम्हारी कन्वर्सेशन हुई, वो तो कम से कम बता दो, क्योंकि वो आएगी, लेकिन जिस दिन इनकी शादी होगी उसी दिन आकर ये बम फोड़ेगी मोबाइल वाला। क्योंकि अभी तक तो नहीं आई, आएगी तो उसी वक्त। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि वहां तुलसी रहेगी, जिसकी वजह से ये शादी हो जाएगी। और आज समायरा को ध्यान में रखते हुए जब नंदिनी उसके पास आती कि तुम कुछ खा लो, तो उस बच्ची ने गलत क्या कहा है कि आप लोग नाटक ही तो कर रहे हो ना, सबके सामने सब कुछ ठीक चल रहा है, वो नाटक कर रहे हो, लेकिन अकेले में तो उस बच्ची के साथ तुम उस तरीके से रिएक्ट मत करो। क्योंकि वो सब कुछ जानती है ना, तुम लोगों का झगड़ा जानती है, तुम लोग अलग हो जाओगे, तुम लोग डाइवोर्स ले लोगे, तो वो गलत क्या बोल रही है वो बच्ची। और तुम भी करण, किस हक से अपनी बेटी को बोल रहे हो कि तुम अपनी मम्मी से तमीज से बात करो। उसने गलत क्या कहा है। तुम दोनों की जो हरकत है वो बच्ची देखती आई है। वो बच्ची डिप्रेशन में जा रही है, काउंसलिंग कर रही है, लेकिन तुम माँ बाप होकर भी तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारी बच्ची के ऊपर क्या गुजर रही है, उसके मन पर, कोमल मन पर क्या असर हो रहा है तुम लोगों के झगड़े का। और चलो, और आज तो सच में मजा आ गया। जिस तरीके से शोभा ने ऋतिक के कान भी पकड़े हैं, सही था। लेकिन आज सबसे अच्छा और प्यारा सीन तो मुझे मिहिर का लगा कि अभी भी वो टांग खींचना नहीं छोड़ रहा है तुलसी की। उसने तुलसी का नाम अपने हाथ में लिखाया तो कहता है तुम छोटे हो क्या, तो क्या हुआ, तुम तो क्या हुआ, दूल्हे भी तो अपने हाथ में मेहंदी लगाती, लेकिन तुम दूल्हे के बाप हो, दूल्हा नहीं हो। तुम्हें कभी तो था दूल्हा। और एक ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि दूल्हे का बाप मेहंदी नहीं लगा सकता। और तुमने भी तो मेहंदी लगाई है ना, दिखाओ, बहुत अच्छा डिजाइन है। जिस तरीके से वो तुलसी को छेड़ता है और तुलसी मेरे से बात करती है ना, बहुत प्यारा सीन था। मुझे वो सीन देखकर बहुत अच्छा लगा, और उसी सीन को मैंने एंजॉय भी किया। जिस तरीके से ईशानी और शोभा दोनों ही हंस रही थी, और जिस तरीके से मिहिर ने कहा कि अरे मैं इतना क्यों लिखवाऊं, मैं ये भी और भी लिखवा देता हूँ। वो कहता है यहाँ पे हार्ट निकालो और नीचे मिहिर लिखो, तुलसी लव्स मिहिर। सच में मजा आ गया। और तुलसी का कहना है कि अपनी उम्र तो देखो, और बच्चों के सामने तो, और यह मेहमान है, कुछ तो शर्म करो। जिसने की शर्म उसके फुटे करम। सही कहा मिहिर ने, और सही कर रहा है मिहिर। मजा आ गया मुझे मिहिर वाला सीन देखकर। और चलो, गोमसी की राह देख रही हो, तो वो कह रहा है किसकी राह देख रही हो, तो गोमसी की। तो हाँ, तो नहीं आएगा, लेकिन आज मुझे यकीन है कि वो आएगा। नहीं आएगा, जिस तरीके से तुम आखिर है तो वो तुम्हारा बेटा ना, जिद में भी
तुम्हें शांति निकेतन नहीं आना और तुम्हारे बेटे को शादी में नहीं आना है, लेकिन आज कोई और लेकर आएगा। तब वो सोचता है कि कौन, तब तक दामिनी गौतम को लेकर आ जाती है, क्योंकि तुलसी दामिनी से बात करती है कि तुम्हारा हक और अधिकार था, तुम मेरे पास आ सकती थी, मुझसे बात कर सकती थी और अपना हक भी जताती, लेकिन आज मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारा साथ चाहिए कि घर में शादी है तो तुम गौतम को लेकर आओ। तो वो कहती है कि आपको पता है हमारा रिश्ता तो जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम गौतम को लेकर आओ शादी में ऋतिक की। तो वो लेकर आई है, लेकिन यहाँ जो ऋतिक ने फैसला किया और मिहिर ने मान भी लिया, तो मिहिर को तो पता नहीं था कि गौमसी आने वाला है। अगर पता होता तो वो ये फैसला नहीं करता कि हवन की पूजा में यानी जोड़ों को बैठना है, जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उन्हें बैठना है, जो पंडित जी ने कहा, जो शोभा ने आकर बताया। इसलिए ऋतिक ने वो सुझाव दिया कि करण और नंदिनी भाभी बैठेंगे। वो इतना यूएस से शादी के लिए स्पेशल हमारे खुशी में शामिल होने आए, तो तब वो दोनों हवन के पास बैठते हैं। उससे पहले जब गौतम को करण देखता है तो ये यहाँ क्यों आया है, अब सड़े हुए मुंह की तरह घूमता रहेगा। तब नंदिनी का कहना कि तुम किस तरीके से बातें कर रहे हो, आखिर वो भी तो इसी परिवार का बेटा है, आखिर है तो वो तुलसी का ही बेटा ना, तुम भी हो लेकिन वो भी तो है, वो बड़ा है तो तुम छोटे हो। और गौतम की दुश्मनी अभी से नहीं, पहले से ही थी, पहले सीजन से ही थी। इसी तरह वो, क्योंकि करण दामिनी से प्यार करता है तो गौतम ने उससे बदला लेने के लिए दामिनी से शादी कर ली, क्योंकि शादी वाले दिन करण को वो गायब कर देता है, इसलिए वो शादी में नहीं पहुंचता, तो गौतम करता है उससे शादी। जब नंदिनी से भी प्यार करता है तो अंश आ जाता है। तब तुलसी मिहिर को डांटती है कि तुम्हें पता है कि गौतम हमसे नाराज है और तुमने पूजा का हक करण और नंदिनी को दे दिया। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये हक खुद ऋतिक ने दिया है, मैंने नहीं कहा। बाय गाइस, गुड। तो सुची जी सही कहा आपने, विरानी परिवार के सारे मर्द मूर्ख हैं, बिल्कुल करेक्ट। मिहिर की बेवकूफ़ी भी सामने आई, अंगद तो क्या ही कर रहा है, बाकी लोगों ने, ख्याति जी ने, सुजाता जी ने भी कवर किया है इसको, और बाकी ऋतिक की करतूतें तो हम देख ही रहे हैं। तो बिल्कुल मूर्खों वाला काम है। और सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट कहा, शोभा को पता चल गया है परी के दिल की बात, वो अजय को पसंद कर रही है। और आपने सही कहा कि उसको, तुलसी को तो पता ही है कि अजय परी को पसंद करता है, तो बस अब माँ बेटी मिलके परी की शादी भी करवा देगी। ख्याति जी बिल्कुल करेक्ट कहा कि मिताली ने सही कहा है ऋतिक को लूजर जैसी हरकतें वो कर रहा है। बहुत दिल को धक्का लगेगा अगर मुन्नी भी ये बात कह दे, क्योंकि जो मुन्नी को ऐसे सोचता था, मुन्नी ने तो प्रूव करके दिखा दिया। इसने क्या दिखाया, आज तक, अभी तक मुन्नी को वो बात नहीं बताई जो इतनी बड़ी बात वो मिताली के सामने बोल के आया है। जो इतने सालों से मिताली को ही नहीं समझ पाया, वो क्या ही करेगा। तो सही कहा आपने। थैंक यू सो मच आप सबके रिव्यूज के लिए। तो ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.